पाषाण काल देखें या मध्य भारत देखें या एंशिएंट इंडिया देखें या मौर्य काल देखें या मुगल काल देखें या दिल्ली सल्तनत देखें, आपको एक ही फिगर मिलेगा, महिला फिगर, एक ही महिला रूलर मिलेगी जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, और वो है दिल्ली सल्तनत की महारानी रजिया सुल्तान। तो चलिए हम उसके बारे में आज बात करते हैं। आज हम आपको पाषाण युग से दिल्ली सल्तनत तक सफर कराएंगे। पाषाण युग 10,000 बीसी में स्टार्ट होता है। पाषाण काल में देखा जाए तो वो पत्थरों में रहता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था और फल ये सब इकट्ठा करके खाता था, तो जानवरों को मार के खाता। उसको खेती का ज्ञान नहीं था और ना ही वो जानवरों का डोमेस्टिकेशन कर पाता था। धीरे धीरे खेती का ज्ञान हुआ, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, और फिर की लाइफ थोड़ा आसान होनी शुरू हुई। जब उसकी लाइफ थोड़ा आसान हुई तो उन्होंने सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। सेटल लाइफ जीना मतलब वो कम्युनिटी में रहने लगे, गांव की तरह लोग 10 लोग 5 लोग का ग्रुप बना के जब वो रहने लगे तो गांव बोल दिया गया। इस तरह से उनका सेटल लाइफ प्रारंभ हुआ, और जब वो आपस आस पास रहने लगे तो ज्वाइंटली जा करके शिकार करने लगे, ज्वाइंटली एक दूसरे से रिश्ता बनाने लगे, इंटर मैरिज करने लगे, एक दूसरे से रिलेशन बनाने लगे। तो फिर इस तरह से फैमिली का जन्म हुआ। फैमिली का इस तरह से जन्म हुआ और हम लोग हमारी मानवता थोड़ा प्रोग्रेस की धीरे धीरे जब, तो फिर सबसे पहला सिटी का निर्माण आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2500 बीसी के आसपास आके आपको मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बीसी के आसपास आप देखेंगे वहां पे बहुत बड़े बड़े आज भी मकान उनके मिले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, बाथ टब मिला हुआ, अनाज को स्टोर करने वाला टैंक मिला हुआ है, बहुत अच्छी नालियां मिली हुई है। पूरा एक वेल डिजाइन शहर था जहाँ पे दूर दूर से लोग व्यापार करने आते थे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मिस्र, ये सब सभ्यताओं से उनका कांटेक्ट था। और वहां पे देखा जाए तो फिर व्यापारियों का कंट्रोल माना जाता है, क्योंकि कोई ऐसा टेम्पल नहीं मिला है, कोई ऐसा मूर्ति नहीं मिला है, तो वहां पे मिलता है व्यापारियों को कंट्रोल माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि वो लोग बहुत ही शांति प्रिय रहे होंगे और शांति से रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा आप 1500 बीसी के आसपास देखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनका खात्मा का एक कोई रीजन नहीं पता चल पा रहा है। कोई कहता है कि नदी सूखने से इनका मृत्यु हुआ होगा, कोई कहता है क्लाइमेट चेंज से हुआ होगा, कोई कहता है कोई आक्रमण हुआ हुआ होगा। तो बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि आर्यन करके जो देश है वो इंडिया में जो आई है, आज के ब्राह्मणिज्म से उसको जोड़ते हैं, वो जाके अटैक की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और उनको खत्म किया था। और ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो है 1500 बीसी के आसपास इंडिया में आए हैं। कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए हैं, कोई कहता है उज्बेकिस्तान से आए हैं, कोई कहता है कि नॉर्थ में जो आर्कटिक रीजन है, बर्फ वाला रीजन, वहां से आए हैं। तो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग मत हैं। आर्यन के आने के बाद देखो कि महाजनपदों का निर्माण होता है। महाजनपद में मगध हो गया, हस्तिनापुर हो गया, अंग देश हो गया, और ये सब देश जो है वैशाली हो गया, ये सब चीज देश बनते हैं महाजनपद के पीरियड में। महाजनपद के पीरियड में जब ये सब देश बन जाते हैं, ये पीरियड के बाद मगध जो है सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में निकलता है, क्योंकि वहां पे मेटल का भंडार मिला, लोहे का भंडार मिला। तो उस समय जिस तलवार, भाला और तीर कमान का जो नोक बनता था वो सब लोहे से बनता था, इसलिए के पास लोहा का भंडार था, वो सबसे ताकतवर होकर निकला। तो मगध जो है सबसे ज्यादा लोहा बिहार और झारखंड में था, तो मगध रीजन बिहार रीजन कहलाता था। तो वो सबसे पावरफुल बन के निकला। जब पावरफुल बन के निकला तो उसने सब पे शासन किया। चंद्रगुप्त और की डायनेस्टी मगध से स्टार्ट होती है और उन्होंने पूरा जाके आप अफगानिस्तान तक कंट्रोल किया था। माना जाता है एंशिएंट इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा राज्य था। उसके बाद धीरे धीरे राज्य कम होता ही गया, उतना बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद अशोका आते हैं उनके सक्सेसर में, जिन्होंने बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया, बहुत ही धम्मा पॉलिसी को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्मा पॉलिसी अपनाया। कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा खून बहा था, लाखों लोग मारे गए थे कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धम्मा पॉलिसी अपनाई और युद्ध की नीति को छोड़ दिया। और उन्होंने अपने बच्चों से वो फॉरेन श्रीलंका वगैरह भेजकर भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। तो एक अनुयायी थे बुद्ध धर्म के। तो अब आगे बढ़ेंगे, अशोका का पीरियड खत्म होता है तो कनिष्का का पीरियड आता है। हाँ, ये भी बता दें कि जो मौर्य का पीरियड था वो 320 बीसी में शुरू हुआ था। उसके बाद कनिष्का का पीरियड 180 में आता है। 180 में कनिष्का साम्राज्य, कनिष्का का सम्राट बहुत बड़ा था।
जो कि उज्बेकिस्तान तक उनका राज आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन जलाए और उनके टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उन्हीं के टाइम में हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद कनिष्का का जब टाइम पीरियड खत्म होता है तो आप देखेंगे गुप्ता पीरियड का प्रकोप बढ़ता है, मतलब उनका गुप्ता पीरियड का आविर्भाव बढ़ता है, आगमन होता है। गुप्ता पीरियड 500 एडी के आसपास मान सकते हो। उनके पीरियड में बहुत सारे मंदिरें बनाई गई। आपका जो नागारा स्टाइल में जो मंदिरें बनी है वो गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में बहुत सारे नवरत्न जो बहुत अच्छे अच्छे लेखक और वह मैथमेटिशियन हैं, उसमें है कालिदास, और एस्ट्रोनॉमी में इनके वराहमिहिर, और ये हैं तीसरे आपके आर्यभट्ट जी भी गुप्ता पीरियड से थे। उसके बाद आप आएंगे हर्षवर्धन पीरियड, वही पीरियड है, हर्षवर्धन पीरियड वही पीरियड है जहाँ पे हुइशंग आए थे, चाइना के जो ट्रेवलर थे हुइशंग इन्हीं के पीरियड में आए थे। माना जाता है कि हर्षवर्धन एक बहुत ही पोएटिक राजा थे, मतलब पोएट्री वगैरह करने में बहुत महारत हासिल, ये भी बहुत कुशल शासक माने जाते हैं। तो ये 700 एडी के आसपास रहेंगे। उसके बाद आप 700 एडी के बाद सीधा आ जाइए कि 1227 के आसपास पृथ्वीराज चौहान को आप देखेंगे, जिसको मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए आप देखेंगे, 2-3 युद्ध होती है। तो फाइनल युद्ध में ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी। और उसके बाद होता है आगमन दिल्ली सल्तनत का, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 एडी में बनाया। 1206 एडी में बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब 1206 एडी में बनाया तो इसका राज जब प्रोग्रेस किया तो इसको स्लेव डायनेस्टी नाम से जाना गया। स्लेव डायनेस्टी में एक राजा आते हैं इल्तुतमिश, इल्तुतमिश सुल्तान आते हैं। इल्तुतमिश के टाइम में उनका राज बहुत बड़ा था और बंगाल से पंजाब तक पूरा उनका राज्य था, और बहुत ही परमानेंट रूलर थे, बहुत अच्छे रूलर थे, एफिशिएंट थे। उनके प्रोग्रेसिव सोच थी, ठीक है। तो उस सोच के कारण उन्होंने बोला कि उसकी बेटी हमारे बाद सुल्तान बनेगी, लेकिन वहाँ के जो उसके कोर्ट में नोबेल थे उन लोगों को ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी जाके सुल्तान बने, कोई महिला जाके सुल्तान बने। तो उन्होंने जब वो इल्तुतमिश मर गया तो उन्होंने किसको बनाया, उसके छोटे बेटे को सुल्तान बनाया, क्योंकि उसका बड़ा बेटा अनफॉर्चुनेटली मर गया था पहले, तो उसके छोटे बेटे को बनाया, रजिया सुल्तान को नहीं बनाया। छोटा बेटा जैसे बनता उसने अपना कारनामा शुरू किया, भोग विलास में पैसा व्यय किया, फालतू कामों में पैसा व्यय करना शुरू कर दिया और वेश्यावृत्ति करने लगा। तो फिर उसका खजाना खाली हो गया, पूरा खाली हो गया, पूरा लोग परेशान था, पूरा दिल्ली का जो जनता था वो एकदम परेशान हो गई। दिल्ली का खजाना खाली होने से बैंकरप्ट हो गया। जो राजा का जो खजाना खाली हुआ तो पूरा स्टेट ही बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट में महंगाई बढ़ गई, तो लोग ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो इसको हटना पड़ा, हटना, इसकी माँ भी इसके साथ, और ये दोनों को हटा दिया गया, हटा दिया गया। अब इसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 में बैठती हैं गद्दी पे, और 1236 से लेके 1240 तक इनका राज रहता है। बहुत प्रोमिनेंट रूलर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थी, बहुत एफिशिएंट लीडरशिप थी, चमकती हुई पर्सनालिटी, नॉलेज, ये तेज तर्रार थी। और माना जाता है कि जब ये लीडरशिप ली तो इसने बंगाल से लेकर के पंजाब तक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और सभी गवर्नर इसके कंट्रोल में पूरी तरह से चल रहा था। राज्य को बहुत इफिशिएंटली चला रहे थे। और माना जाता है उसने ओपन कोर्ट सिस्टम लागू किया। ओपन कोर्ट सिस्टम में कोई भी अपना बात लेके आ सकता था। पर्दा प्रथा को हटा दिया, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स में जो पर्दा प्रथा था उसको एकदम हटा दिया, और स्टार्ट किया कुबा एंड कुला प्रथा, जो कि टोपी और शॉल लेने वाला प्रथा स्टार्ट किया। सोचिए उस समय में उसने ये अडॉप्ट किया, और बहुत सारे गोल्ड कॉइन चलाए, जैसे उस बहुत सारे कॉइन चलाए जिसमें इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, ये सब लिख के उसने कॉइन चलाए। और माना जाता है कि उसने और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं। लेकिन ये हुआ कि उसका भाई जो भाग गया था, सिंहासन छोड़ के चला गया था, उसने विद्रोह कराया, या उसके अगेंस्ट में अल्तुनिया के साथ मिलकर, अल्तुनिया एक गवर्नर था जो उसी के राज्य में एक गवर्नर था, उसके साथ उसके भाई ने मिलकर रजिया के अगेंस्ट में विद्रोह किया। लेकिन रजिया जब हारने लगी तो उसने सोचा कि राज्य को बचाना है, उसने दिमाग लगाया, चतुर लेडी थी, दिमाग लगा के उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। जब अल्तुनिया से उसने शादी कर ली तो फिर अल्तुनिया उसके पक्ष में आ गया, और दोनों ने राज्य उसका बच गया, उसका गद्दी से
हटने से बच गई और फिर उन दोनों अल्तुनिया और उस रजिया सुल्तान ने शादी की। ऐसा माना जाता है कि अल्तुनिया पहले उसका स्लेव था, फिर गवर्नर उसको बनाया, फिर उसका हस्बैंड बना। और फिर क्या हुआ, उसका भाई चुप बैठने वाला नहीं था, उसने फिर से कुछ समय बाद विद्रोह किया और 1240 में इसको हटा दिया गद्दी से और खुद बन गया शासन। 1240 में हटने के बाद रजिया सुल्तान हट गई और उसके पति को भी मार दिया गया। तो ये था पूरा कहानी दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।